पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के कई तरह की बातें कही थी। वहीं उन्होंने कहा था कि हमने चीन के हाथों भारत को खो दिया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपना विचार व्यक्त किए थे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि नरेंद्र मोदी उनके दोस्त हैं और भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा मजबूत हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के भावनाओं का सम्मान किया और उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा सकारात्मक हैं और आगे भी मजबूती के साथ रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। हालांकि देखना ये होगा कि दोस्ती अब आगे कितनी और कारागार साबित होती है। कैमरा पर्सन सुमेंद्र के साथ सैयद वास अली, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन ने कमर कस ली है। एक और एनडीए गठबंधन के तमाम नेता इस मामले को लेकर, इस मुद्दे पर रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने अपने सभी साथियों के साथ वर्चुअल बैठक बुला ली है। वर्चुअल बैठक में रणनीति इस बात को लेकर बनाई जाएगी कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान करवाना है और किस तरीके से अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को एकत्रित करना है। अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे पर कई दौर की बैठकें कर ली हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के भी साथियों की एक बड़ी बैठक आने वाले वक्त में होने वाली है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होना है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। एसआईआर को लेकर बिहार में अभी राजनीतिक बवाल थमा भी नहीं है कि चुनाव आयोग ने पूरे देश भर में एसआईआर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले 10 सितंबर को चुनाव आयोग में इसे लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है और आयोग ने देश भर के सभी चुनाव अधिकारियों को इसके लिए दिल्ली तलब किया है। जितने भी राज्य हैं उसके चुनाव अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए 10 सितंबर को दिल्ली आएंगे और उन्हें ये बता दिया गया है कि उन्हें कौन कौन से कागजात और क्या जानकारी लेकर बैठक में आनी है। मतलब राज्य में कितने मतदाताओं की संख्या है, बूथों की संख्या कितनी है, उसमें बढ़ोतरी कितनी की जा सकती है। पूरी जानकारी जब सामने आएगी तो उसको का डिजिटलीकरण कैसे किया जाएगा, उस पर भी सुझाव उनसे मांगे गए हैं। साथ ही ये बताया गया है कि अब तक जो एसआईआर के लिए दस्तावेज लिए जाते हैं उससे अलग और दस्तावेज क्या लिए जा सकते हैं। साथ ही इस बैठक में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी होगा जिसमें बताया जाएगा कि इस एसआईआर में जिन कर्मचारियों की सेवा ली जाएगी या उसके लिए जो नियुक्ति होगी या जो बीएलओ होंगे तो उनका प्रशिक्षण कैसे होगा, उन्हें क्या क्या जानकारी दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो बिहार को लेकर बवाल थमा नहीं है। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर विरोध कर रहा है, लेकिन अब चुनाव आयोग पूरे देश भर में इसे लागू करने की तैयारी में न सिर्फ जुटा है बल्कि उसने पहलकदमी भी कर दी है। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लाल किला परिसर से एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया जहां पर लगभग 1 करोड़ रुपए का कलश जो है वो चोरी हो गया है। इस समय हम लाल किला के उसी एरिया में मौजूद हैं और यहां पर अगर हम बात करें तो जैन धर्म का एक धार्मिक शिविर जो है वो चल रहा है। 28 अगस्त से वो शिविर चालू हुआ था और 7 सितंबर यानी कि कल तक जो है ये शिविर इसी तरीके से चलेगा। इसी में ये मामला हुआ कि 3 सितंबर को जब यहाँ पर जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर अचानक जो है अफरा तफरी का माहौल मचता है और उसके बाद जब ऑर्गेनाइजर यहाँ पर वापस पहुँचते हैं तो 1 करोड़ रुपए का जो कलश था वो चोरी होता है। चोरी हुए कलश की अगर हम बात करें तो उसमें 760 ग्राम सोना था, वहीं 150 ग्राम हीरा और माणिक्य और पन्ना भी साथ में उस कलश में लगा हुआ था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अफरा तफरी के बाद लगातार जब ऑर्गेनाइजर यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर वो देखते हैं कि कलश जो है वो नहीं है, यानी कलश जो है वो चोरी हो चुका है। जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। पुलिस शिकायत के बाद मामला दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और सीसीटीवी खंगालती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बड़ा ये शिविर है, हर साल लगाया जाता है। यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में जैन धर्म के अनुयायी जो है वो पहुँचते हैं और इसके साथ साथ ये कलश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कलश है क्योंकि पूजा उसी के साथ होती है। लेकिन उसी में अगर हम बात करें तो ये मामला सामने आया। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में सीसीटीवी खंगाल रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने संदिग्ध
संदिग्ध की पहचान भी कर ली है, लेकिन फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है और साथ ही साथ अलग अलग टीम जो है वो गठित की गई है ताकि संदिग्ध को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जानवी शर्मा के साथ हरीश झा। मेघालय पुलिस ने इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस बहुचर्चित हनीमून मर्डर केस में पुलिस की एसआईटी ने लंबी जांच के बाद शुक्रवार को अदालत में 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 साथी आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान का आरोपी बनाया गया है। ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस ने यह चार्जशीट सोहरा सब डिवीजन के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की है। इसमें 790 पन्नों का घटनाक्रम, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों का ब्यौरा दिया गया है। सभी की 790 पन्ने की चार्जशीट जो पेश हुई अभी है, इसमें अभी चालान डायरी जो है अभी जो पेश हुई आज, तो इससे हम संतुष्ट है वैसे। और क्योंकि संतुष्ट हम लोग इसके लिए है क्योंकि शिलोंग पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है और बारीकी से जांच की गई इसमें, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने चार्जशीट अच्छी बनी होगी क्योंकि राजा को इंसाफ दिलाने के लिए जिस प्रकार से मेघालय सरकार में जो सपोर्ट करा है और जो राजा को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी काम करा है, हम लोग उसे संतुष्ट है फिलहाल अभी है। सचिन बेरानी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गणेश चतुर्थी पर मुंबई को दहलाने की धमकी देने वाले अश्वनी कुमार को नोएडा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस द्वारा नोएडा पुलिस को जानकारी दी गई थी कि जिस नंबर से व्हाट्सएप करके ये जानकारी दी गई थी कि 14 आतंकवादी 34 गाड़ी में 400 किलो RDX के साथ गणेश चतुर्थी पर हमला करने वाले हैं। आतंकी संगठन का नाम भी दिया गया था। उसके बाद मुंबई पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर आई। अलर्ट पर आने के बाद नोएडा का वो युवक रहने वाला था, उसके बारे में जानकारी जुटाई गई। तो नोएडा पुलिस के जॉइंट सीपी से मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी की बात हुई और यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव होने के बाद आरोपी को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है। मुंबई पुलिस फिलहाल आरोपी को लेकर जा चुकी है। अब नोएडा पुलिस उस आरोपी की कॉल डिटेल के साथ साथ उसके आसपास रहने वाले जो तमाम लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर किस तरीके से उसके रहन सहन था, किन लोगों से वो मिलता था और जिस तरीके की उसके द्वारा धमकी दी गई थी उसको लेकर क्या सच्चाई है। पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस और नोएडा पुलिस तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाने का काम कर रही है। फिलहाल जो आरोपी है गणेश चतुर्थी से पहले उसको तत्परता से गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। मंदिरों और चौराहों की तस्वीर कैप्चर करने के बाद हमने तय किया कि हम उस टीम के साथ चर्चा करेंगे जो टीम इनको रिहैब सेंटर तक ले जा रही है। इसके लिए बाकायदे जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को मिली है, महिला कल्याण विभाग को मिली है और नगर निगम को मिली है। और हम अब इसी तरह की एक टीम के पास पहुंचे हैं। आप महिला कल्याण विभाग से हैं, कैसे काम कर रहे हैं आप लोग, कैसे इनसे बातचीत कर रहे हैं? और कई जो चौंकाने वाली चीज़ें इनके साथ आती कि इनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपके साथ शेल्टर होम में जाना नहीं चाहती है। सर हम लोग चौराहे पर बात करते हैं तो इन लोग से पूछा जाता है कि आप लोग का डेली इनकम क्या है, तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग का डेली का इनकम 3000 रुपये, बच्चे से लेके अपना तक। तो सर ये लोग को मुश्किल हो जाता है संस्था तक पहुंचाने के लिए। तो सर हम लोग क्या है कि थोड़ा थाने ले जाते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, तभी इन लोग को हम संस्था दिला। बाकी NGO को बुलाते हैं, वो भी रहते हैं। बाकी डूडा विभाग, नगर निगम विभाग सब लोग साथ में रहते हैं, कांस्टेबल भी रहते हैं साथ में। तो हम लोग समझाते हैं उनको करने के बाद तब ले। लेकिन इन लोग जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं हमारा इनकम यहाँ है, वहाँ हमको क्या मिलेगा, बस खाना मिलेगा, बस यही मिलेगा। लेकिन हमारा डेली का इनकम इतना है तो हम कैसे क्यों जाएँ? हम लोग रहते कहाँ आसपास? ये लोग सर जैसे रोड के किनारे या रोड के साइड में कहीं भी छुपे रहते हैं। जैसे मतलब हम लोगों का CCTV कैमरा है, वो फ़ोटोज़ अपना कैप्चर करके हम लोगों को देते हैं क्योंकि ग्रुप पे आता है। हम लोग भी बराबर विजिट करते रहते हैं चौराहों पर। जैसे कि हम लोग देखते हैं तो हम लोग उनको समझाते हैं कि आप ये मत करिए, आप अपने घर जाइए, आपको क्या दिक्कत है वो पूछ करके हम लोग नोट करते हैं, फार्म भरा जाता है सर। कई ऐसे लोग हैं जिनके तो बाकायदे लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़े आलीशान मकान बने हुए हैं। लखनऊ से वुडल सर राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग में एक लैब टेक्नीशियन है जिनका जो चर्चा ये हो रही है कि एक ही नाम और एक ही पते का आदमी है और ये 6 जगह नौकरी कर रहा है। 2016 में
एक्सरे टेक्नीशियन की 403 भर्तियाँ हुई थी, जिसमें से अलग अलग ज़िलों में लैब टेक्नीशियन की तैनाती की गई थी। इसमें से एक अर्पित का नाम भी था और ये अर्पित जो है 6 ज़िलों में एक ही नाम पते से काम कर रहा है। जब से इस चीज़ की जानकारी हुई है तब से चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। फर्रुखाबाद में भी इनका नाम है और इनकी अभी वर्तमान नियुक्ति जो है फर्रुखाबाद में ही बताई गई है और जब से इनका नाम चर्चा में आया तब से चारों तरफ इनकी जांच की जा रही है। लेकिन ये 24 अगस्त से मेडिकल लीव पर हैं, तो इसलिए इनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। जो इनका मोबाइल है वो स्विच ऑफ है। फर्रुखाबाद के सीओ ने इनके घर तक और जहाँ भी इनका पता मिला है हर जगह जाँच के लिए अपने स्टाफ को लगाया है, लेकिन अभी तक इनका कोई विशेष इनके बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। पता लगा इस चीज़ का तो मैंने तुरंत ही 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जो आज से उन्होंने अपनी जाँच शुरू कर दी है। जहाँ तक कि पता लगा कि छुट्टी पर है, छुट्टी भी डाली जाती है, मानव सुविधा पोर्टल पर डाली जाती है। देखिए पोर्टल खुला हुआ है, इनका कहीं भी नाम नहीं है पोर्टल पर, तो इनको हम छुट्टी नहीं मानेंगे। पोर्टल पर अगर डलेगी तभी हम मानेंगे छुट्टी। और ये एक्सीडेंट चल रहे हैं तो इनको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी इनके विरुद्ध। कुमार मिश्रा, न्यूज स्टेट, फर्रुखाबाद। मेरठ के हापुड़ रोड पर एक बड़े इलाके में डेवलप की जा रही अब्दुल्ला रेजिडेंशियल कॉलोनी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि इस कॉलोनी को एक विशेष संप्रदाय के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इसमें किसी भी हिंदू को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। इसकी मौखिक रूप से शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से की गई है। उधर इस मामले पर मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह का कहना है कि इस पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच के लिए और दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी कि जिसमें कि जो बातें आप कह रहे हैं कि सोसाइटी में धर्म विशेष के लोगों को भी प्लॉट का अलॉटमेंट किया गया है और कुछ और बातें हैं। उसके संबंध में हम लोगों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीक्षा जोशी और एससी आवास विकास परिषद की एक जॉइंट कमेटी बना दी है। इसमें कि सीओ रैंक के एक पुलिस अधिकारी भी रहेंगे। मैंने कप्तान साहब से अनुरोध किया है और इन तीनों लोगों की कमेटी जो है सभी बिंदुओं पर जांच करेगी। 5-6 बिंदु हैं और जांच करने के बाद एक हफ्ता मैंने रिपोर्ट मांगा है। इसके बाद जो भी निकल गएगा उसके संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। अब देखना है कि डीएम के द्वारा गठित की गई जांच कमेटी में क्या निकल कर आएगा, क्या आरोप सही हैं, क्या आरोप गलत हैं या इस आरोप में कितनी सच्चाई है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, मेरठ। बिहार में आज से पितृपक्ष मेला जो है शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यह मेला 17 दिन नहीं बल्कि 16 दिन की चलेगी। आज से जो है 6 सितंबर से शुरू होकर के 21 सितंबर तक ये मेला चलेगी। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है पिंड दान करने के लिए जो है अलग अलग तीर्थ घाटों पर जाएंगे, तीर्थ स्थलों पर जाएंगे, वहाँ पर जाकर जो है पिंड दान करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है गया जी में पूरी तरह से जो है चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है और जो पिंड दान करने आएंगे उनको जो है कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लगातार जो है जनसैलाब जो पितृपक्ष मेला का जो है वहाँ पे पिंड दान करने आएंगे उनको उमड़ा हुआ है। ऐसे में अब देखने की बड़ी बात है कि क्या गया जी में जो है फिर से एक बार जो है पूरी दुनिया को इतिहास दिखाने की जो है बातें कर रहे हैं, क्योंकि गया जी जो कहा जा रहा है कि ज्ञान की धरती है, वहाँ से जो है शुरू होती है और पिंड भी दान वहीं किया जाता है। उसको लेकर के जो लगातार जो है अब पितृपक्ष मेला जो है शुरू हो चुकी है। कैमरामैन सत्येंद्र कुमार के साथ न्यूज स्टेट यूपी यूके से मैं बरजेश कुमार। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसी जयकारा, इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर भगवान गणेश के भक्त उन्हें विदा कर रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के राजा यानी गणेश गली के गणपति के साथ चल रहे हैं। आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से गणेश गली के राजा, मुंबई के राजा जो है वो अपने दरबार से बाहर निकल चुके हैं और देखिए कितनी बड़ी संख्या में उनके साथ उनके भक्त जो हैं वो इस विसर्जन यात्रा पर निकले हैं। ये देखिए कितनी खुशी है, कितना जोश है। बरसात हो रही है लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। चाहे फिर वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे लड़के हो, चाहे लड़कियां हो। आप देख सकते हैं हर उम्र के लोग आपको इस
विसर्जन यात्रा के साथ भगवान गणेश के साथ गिरगांव चौपाटी के लिए रवाना होते नजर आएंगे। और देखिए किस तरह से गुलालों में, अबीरों में लोग जो है वो सने हुए हैं। हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान है, एक खुशी है, क्योंकि बप्पा 10 दिनों तक अपने भक्तों के बीच थे। 10 दिनों तक वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, और अब जब बप्पा जा रहे हैं तो उनके भक्तों में भी एक खुशी है कि बप्पा अभी तो जा रहे हैं लेकिन अगले बरस वो फिर आएंगे। डीजे नहीं बजेगा, ये कोर्ट का निर्देश था, लिहाजा इस बार डीजे नहीं बज रहा है। इस बार आप देख सकते हैं जो पारंपरिक जो ढोल है उसकी आवाज़ पर, उसके धुन पर लोग जो है वो नाच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, मुंबई। चंद्रग्रहण के चलते कल अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन पूजन नहीं हो पाएगा। कल 12:30 बजे सूतक के कारण राम मंदिर समेत अयोध्या के सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु ये ध्यान रखें कि कल 12:30 बजे के बाद रामलला समेत अयोध्या के सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे और फिर सोमवार की सुबह मंगला आरती के बाद ही रामलला के दर्शन हो पाएंगे। माना जा रहा है कि जिस तरह से चंद्रग्रहण लगेगा उसके बाद, उसके पहले 9 घंटे पहले जो है सूतक लग जाता है, फिर मंदिरों कपाट बंद हो जाते हैं। रात लगभग 10 बजे चंद्रग्रहण लगेगा और मोक्ष लगभग 1:30 बजे होगा। तो इस दौरान जो है चंद्रग्रहण रहेगा और सुबह मंगला आरती के बाद रामलला के दर्शन होंगे। इसके साथ ही सभी मंदिरों में दर्शन जो है वो सुलभ हो सके। इस दौरान कल 12:30 बजे से लेकर और सुबह तक रामलला के दर्शन नहीं हो पाएंगे। मंदिर हमको लगता है कि जो हम शाम को 3 बजे जो हम जल दिखाते हैं, शाम को जो संध्या आरती करते हैं, शयन आरती करते हैं, जो भोग राग लगाते हैं, वो सारी प्रक्रिया हम लोग सुबह 10 बजे से प्रारंभ कर देंगे और 1 बजे तक हम लोग मंदिर का कपाट बंद कर देंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लगता है। केवी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। हिमाचल प्रदेश में सेब की आर्थिकी 5000 करोड़ से ज्यादा की है और इस सेब की आर्थिकी पर संकट मंडरा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मॉनसून की बरसात ने हिमाचल प्रदेश को तहस नहस कर दिया है। जगह जगह लैंडस्लाइड है, मुख्य सड़कों से लेकर संपर्क मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। यही वजह है कि मंडियों तक जो है सेब नहीं पहुंच रहा है। बागबानों का कहना है कि वो खुद ही सड़कों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि सेब मंडियों तक पहुंचाने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। इस वक्त हम शिमला की सबसे बड़ी सेब मंडी भट्टा कुफर में है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेब की बोली लग रही है। हालांकि सेब के जो दाम है उतने खराब नहीं है। 2000 से ज्यादा की सेब की पेटी यहाँ पर बिक रही है, लेकिन समस्या वही है सड़कों की। और सड़कों की जो समस्या है इसको दूर करने के लिए सरकार भी विफल नजर आ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर सड़कों को नुकसान न पहुंचा हो। लेकिन बागवानों का यही कहना है कि यदि उनका सेब मंडियों तक नहीं पहुंचा तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। कानपुर में गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते कटरी के गांवों में एक बार फिर से बाढ़ की आशंका मंडराने लगी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 30 सेंटीमीटर बढ़ा है और यह लगातार बढ़ रहा है। गंगा चेतावनी बिंदु से महज 14 सेंटीमीटर दूर है। ऐसे में कटरी में रहने वाले लोगों के दिलों की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। दरअसल पिछले दिनों तेज़ी से जलस्तर बढ़ने की वजह से कटरी के तमाम गांवों में पानी भर गया था, वहां खेत जलमग्न हो गए थे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जलस्तर कम होना शुरू हुआ और लोगों की ज़िंदगी अपने ढर्रे पर वापस लौट रही थी। गांवों से पानी दूर हो गया था और खेत अब सूखने लगे थे। लेकिन अब एक बार फिर से गंगा उफान पर है। बहुत तेज़ी से जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इन गांवों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तस्वीरों के ज़रिए
आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से तमाम जो घाट हैं कानपुर के वो अब पूरी तरीके से डूब चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक घाट है जहाँ पर गंगा आरती की व्यवस्था की जाती है और आप देख सकते हैं कि गंगा आरती का जो पूरा स्थल है वो डूब चुका है। सीढ़ियाँ पूरी तरीके से डूब चुकी हैं और लोगों के गंगा स्नान करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन लगातार जल स्तर की निगरानी कर रहा है। जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है उसको लेकर के प्रशासन सतर्कता में है और लगातार कटरी के इलाकों में भी प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे लगातार हो रहे हैं। लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि एक बार फिर से उनके गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि सामने गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ उनकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है, यानी कि बड़ी मात्रा में पानी आगे की ओर डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं जिस तरीके से पर्वतीय इलाकों में साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पीछे से बड़ी संख्या में पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। बात चाहे हरिद्वार की जाए या फिर नरौरा बांध की जाए, वहाँ से बड़े पैमाने में पानी डिस्चार्ज हो रहा है और वो कानपुर में पहुँच रहा है। इसके बाद गंगा बैराज पर क्योंकि पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है, यही वजह है कि बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं और उनकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है, यानी यहाँ से भी बड़े पैमाने पर पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसके चलते अब कटरी के तमाम गाँवों में बाढ़ की आशंका मंडराने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ राज, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और वहीं राजधानी भोपाल में भी पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश का दृश्य देखा जा रहा है। उसी को लेकर जो है बड़े तालाब का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन जिला प्रशासन ने जो है भदभदा डैम का एक गेट खोला है। मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में कि ये जो एक गेट है ये भदभदा का अभी खोला गया है और बाकी गेट भी खुलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल की यदि हम बात कहें तो तालाब का लेवल बढ़ने के कारण जो है पानी को कम किया जा रहा है और पानी को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो तमाम जो है जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस बल के अधिकारी जो है अब इस डैम पर तैनात हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश देखी जा रही है उसके बाद जो है अब ज़रूरत पड़ने लगी है कि जैसे बाकी ज़िलों के जो है डैम के गेट खोले जा रहे हैं तो उसमें राजधानी भोपाल में जो भदभदा डैम है उसका भी एक गेट अभी खोला गया है, लेकिन जो लेवल है वो बड़े तालाब का लगातार बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि देर रात तक जिला प्रशासन को इस डैम के और भी गेट खोलने पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट अभय सरवन के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट भोपाल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।